अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MGT 211 यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाऊंगा। फाइनल टर्म को प्रिपेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो तकरीबन 23 से लेके 45 लेक्चर है ना, इसके अंदर कुछ लेक्चर्स आपके फाइनल टर्म में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो लेक्चर ज़रूर करें, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्लेम तो करती है कि वो शामिल नहीं है, लेकिन समटाइम उससे MCQs भी आ रहे होते हैं और अक्सर का उससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड कि आप लोगों ने जितने भी लेक्चर हैं 23 से लेकर 45 तक लाजमन तौर पे सारे प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने क्या करना है, आपको आगे जाके इसी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं। उसके बाद आप पेपर के जाएँ तो इंशाल्लाह आपका पेपर बड़ा अच्छा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। आपने ये बताना है कि कंपोनेंट ऑफ बिजनेस कौन कौन से हैं। तो बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं बिजनेस के, एक होती है इंडस्ट्री और एक कंपोनेंट होता है कॉमर्स। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज कॉल्ड बोथ जो है वो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। और ये जो आपको MCQs के बारे से बातें बताई जाती हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, स्पेशली MGT के अंदर। जिस तरह आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप कंपोनेंट ऑफ बिजनेस बताएं। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से हो सकते हैं? एक ये इंडस्ट्री हो सकती है और दूसरा एक कॉमर्स हो सकती है। ठीक है, आपके हैंडआउट्स में देखें तो ये देखें कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो मैंने आपके MCQs में प्रिपेयर करवाया है। तो इंडस्ट्री है और कॉमर्स है। अच्छा, प्रिपरेशन वीडियो ना आपको देखने का फ़ायदा ये भी होगा, देखें इस यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर ट्रेड एंड ऐड टू ट्रेड। तो ये आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ पे इसने ठीक लिखाया हुआ है लेकिन इसने यहाँ पे गलत आंसर लिखा हुआ है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसको आप मेक श्योर करें कि आप कंप्लीट वीडियो को देखें ताकि आपको हर चीज़ की हर बार समझ आ सके। नेक्स्ट देखें, द नोटिस कॉलिंग, जो नोट किया जाता है या नोटिस जो दिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग का, तो उसके अंदर तमाम मेंबर्स को कितने दिन पहले दिया जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हमने कोई नोटिस देना होता है ना एनुअल जनरल मीटिंग का या किसी भी मीटिंग का, तो हम 21 डेज बिफोर देते हैं। यानी 21 दिन पहले आप नोटिस दे देते हैं कि फ़लाँ दिन को आपकी मीटिंग है, तो वो 21 दिन पहले आपने नोटिस लाजमन तौर पे अपने तमाम तर मेंबर्स को और एम्प्लॉयज़ को जो है वो देना होता है। तो 21 डेज इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द पोर्शन ऑफ कैपिटल केप्ट द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट इज आल्सो नोन एज। ऐसा पोर्शन कैपिटल केप्ट का यानी कैपिटल का ऐसा पोर्शन जो कि आप वाइंडिंग करते हैं, ख़त्म करते हैं किसी भी कंपनी को उसकी डेबिट की पेमेंट के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है? ये रिजर्व कैपिटल कहलाता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन रिजर्व कैपिटल। बहुत कम पूछा जाता है, अलबत्ता पूछा ज़रूर जाता है। तो बात याद रहे कि ऐसा पोर्शन कैपिटल का जहाँ पर हम अपना बिजनेस को, अपनी कंपनी को वाइंड अप करते हैं डेबिट पेमेंट के ऊपर या डेबिट पेमेंट के लिए, तो ये हमारे पास रिजर्व कैपिटल की फॉर्म कहलाती है। ओके, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब ये देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से बहुत कैटेगरी के क्वेश्चन निकल सकते हैं। फ्रेंचाइज इज़ वेरी कॉमन, तो ये बात ठीक है कि फ्रेंचाइज जो है ये बड़ा कॉमन बिजनेस है। फ्रेंचाइज क्या करता है? ये इनेबल करता है वन ऑफ टू यूज़ अ लार्जर कंपनी ट्रेड नेम। यानी कि जब आप किसी भी फ्रेंचाइज को ओपन करते हैं तो आप किसी भी बड़ी कंपनी के ट्रेड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़ी कंपनी के ब्रांड को इस्तेमाल करते हैं। अब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस देख लें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं ये बेसिकली हमारे पास फ्रेंचाइज हैं, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है, इंशाल्लाह आगे जाके आपको वीडियो में मैं ये डिटेल से बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्या क्या लिखना है, लेकिन सिर्फ इसको MCQs के हवाले से समझें। फ्रेंचाइज जो है ये इनेबल करता है कि आप एक लार्जर कंपनी के नेम को, ट्रेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंचाइज नेवर हैज़ टू पे द फ्रेंचाइजर अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। वो ये कह रहे हैं कि जो फ्रेंचाइज होती है, क्या फ्रेंचाइजर को कोई मुआवजा नहीं मिलता? जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, अब आपकी फ़ी का तकरीबन 40% हिस्सा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस का ऑनर है वो रखता है, तो ये इसको इसका मुआवजा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नेवर हैज़ टू पे, क्या इसको नहीं मिलता या इसको नहीं दिया जाता? तो ये बात गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये तीसरा वाला होगा, ठीक है। चौथा भी देख लें एक दफ़ा कि फ्रेंचाइज है वो कॉन्स्ट्रेंट होता है फ्रेंचाइज इंडिपेंडेंस पे, यानी कि फ्रेंचाइजर की मर्ज़ी है कि वो अपना बिजनेस ओपन करे, यानी कि वो उसकी मर्ज़ी है कि वो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करे, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करे, ये उसकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये इसका ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि ये गलत है फ्रेंचाइज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, बिजनेस सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। जो बिजनेस की सक्सेस है आप उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे? यानी बिजनेस में हम क्या चीज़ हमारे काम आती है, तो वो बेसिकली हमारे पास
लक भी काम आ रही होती है, हार्डवर्क हमारा काम आता है, और इसके अलावा डिमांड, जो हाई डिमांड होती है किसी भी सर्विसेज की, किसी भी पेड जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसकी, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपकी लक भी काम आती है, आपका हार्डवर्क यानी आपकी मेहनत काम आती है, और सबसे बड़ी बात कि हाई डिमांड, जिस तरह अगर आप फर्ज कर लो कि जिस तरह कोविड-19 था, तो कोविड-19 में मार्क्स की जो मार्क्सिस हैं उनकी डिमांड बढ़ गई थी, तो आप इस तरह का बिजनेस करें जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ द राइट हेयर। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दैट इम्प्लाइज दैट द फर्म शुड कंसीडर इश्यूज सच एज प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर या कस्टमर, पेइंग फेयर वेजेस, मेंटेन फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस, स्पॉटिंग एजुकेशन एंड कंसिडरिंग एनवायरनमेंट इश्यूज। वो कह रहे हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने इश्यूज़ को प्रोटेक्ट करते हैं अपने कंज्यूमर के लिए, और तमाम तर अपनी फेयर्स को, फेयर वेजेस का मतलब यहाँ पर ही होता है कि हमने किसी भी प्रैक्टिसेस को हायरिंग के लिए, देखिए इसे आगे भी बता दिया आपको कि आप मेंटेन करते हैं हायर प्रैक्टिसेस के लिए, और पे करते हैं फेयर वेजेस के लिए, और सपोर्ट करते हैं एजुकेशन को, तो इसको क्या कहते हैं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम ये काम करते हैं कि हम एजुकेशन को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को भी देख रहे होते हैं, और आखिर में जो है वो हायर प्रैक्टिसेस के लोगों को मेंटेन भी कर रहे होते हैं। उसके आगे MBTI एक पर्सनैलिटी है, इसने क्या किया, इसने टेस्ट किया कि आप जो है वो मुख्तलिफ कैंडिडेट का टेस्ट करेंगे और आखिर में आप उनका बिहेवियर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपने बताना है कि MBTI जो पर्सनैलिटी है टेस्ट क्या करेगी, तो वो क्या करना है उसने, वो रिलायबल होगी लेकिन लीगल नहीं होगी। रिलायबल का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपने किसी भी टाइम के ऊपर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना है तो वो रिलायबल है, लेकिन लीगल के लिए आपको मुख्तलिफ नोटिस और मुख्तलिफ जो वर्क है वो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इसका जो है राइट कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज़ द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट अ क्वालिफाइड पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स, के जिसमें हमारे पास जो है वो क्वालिफाइड पूल होता है जॉब एप्लीकेंट्स के लिए, यानी कि जो भी बंदा क्वालिफाइड है उसके लिए जॉब अवेलेबल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं जनाब रिक्रूटमेंट का। तो रिक्रूटमेंट इज़ द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट को शेयर करना, अगेन शेयर करना, और पे फॉर नॉलेज प्लान्स आर द एग्जांपल ऑफ, यानी आप प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, अपनी शेयरिंग के गेन कर रहे हैं और पे कर रहे हैं नॉलेज को, तो ये किसके एग्जांपल हैं, तो ये कंपनी वाइड इंसेंटिव्स हैं जिसकी ये एग्जांपल्स हैं। तो कंपनी वाइड इंसेंटिव्स में क्या करते हैं, आप अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, अपनी गेन, यानी कि गेन शेयरिंग का मतलब है कि आपने जितना प्रॉफिट शेयर किया उसके बारे में नॉलेज वगैरह आप गेन करते हैं। तो ये तमाम एग्जाम्पल है आपके पास कंपनी वाइड इंसेंटिव्स की। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज का मतलब ये होता है कि आप किसी भी हवाले से आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके मुकाबले में आप पैसे ले रहे हैं। जिस तरह से इंटरनेट चैनल्स देखें तो, या आप जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स देखें, आप वहाँ पे सर्विसेज गेन कर रहे होते हैं या सर्विसेज को हासिल कर रहे होते हैं। जिस तरह एडवर्टाइजमेंट होती है तो ये सर्विसेज हैं, तो सर्विसेज में ये एक्सपेंसिव होती हैं और ये कंज्यूमर इसको यूज़ करता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसको जो है वो ऑफन सॉलिड, यानी कि ये इससे आप अच्छा खासा पैसा भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में क्या है, इज़ नॉट ट्रू। तो सर्विसेज टेंजिबल नहीं होती। जिस तरह मैं आपको यहाँ पर आके पढ़ा रहा हूँ तो ये टेंजिबल नहीं है, मैं भी आपको अपने चैनल पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल का मतलब है कि आप इसको टच नहीं कर सकते हैं। जिस तरह प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट सेल करके आप पैसा कमाते हैं, आप अर्निंग करते हैं, तो उसको आप टच कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज हैं इनको आप टच जो है वो नहीं कर सकते हैं। उसके आगे पोजेशन यूटिलिटी इज़ प्रोवाइडेड, जो पोजेशन यूटिलिटी है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, तो आपको गुड और सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि आप ऑब्टेन करें टू देयर इज़ अ राइट टू कंज्यूम, यानी कि आप यहाँ पर ये बात करेंगे कि हम सर्विसेज की मदद से जो है वो ऑब्टेन करते हैं मुख्तलिफ तरह से मनी को, और देयर इज़ अ राइट, और ये हमारा हक होता है कि हम इसको यूज़ करें और इसे कंज्यूम करें। अब कंज्यूमर का मतलब होता है कस्टमर, तो जब भी पोजेशन यूटिलिटी की बात आएगी तो ये आपको गुड और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करेंगे और इसके मदद या इसके मुकाबले में वो सर्विसेज के मुकाबले में अर्निंग वगैरह करेंगे। उसके आगे व्हाट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ मैनेजर इंगेज टू द फोरकास्ट देयर करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड। वो कह रहा है कि आपकी एक्टिविटीज़ जो है किसी भी मैनेजर की, उसकी फोरकास्ट यानी नीड के साथ क्या क्या जो है वो मैनेजर के इंगेज्ड होंगे, तो ये हमेशा ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक मैनेजर है जिसका काम ये है कि वो फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की नीड को फुलफिल करे, तो उसके क्या क्या सर्विसेज होंगे, तो डेफिनेटली वो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग ही होगा या ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानर होगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं जी स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट की रिलेट करता है
टाइप ऑफ सर्विसेज के साथ डेटा प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, यानी कि जो स्पेसिफिकेशन है किसी भी प्रोडक्ट की वो हम देखेंगे कि हमारी कितनी टाइप की सर्विसेज हैं और हम क्या प्रोडक्ट के मुकाबले में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, आप कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन बिटवीन सेलर एंड पोटेंशियल बायर्स और अदर इन द चैनल टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड प्रमोशन। प्रमोशन की डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। प्रमोशन, डिफाइन प्रमोशन भी आपको आ सकता है, तो आपने क्या करना है, आपने ये लिखना है कि हम कम्युनिकेट करते हैं सेलर के दरमियान और पोटेंशियल बायर के दरमियान, और इसके दरमियान कुछ चैनल होता है। जिस तरह देखिए मेरा चैनल है, इस पर ऐड चलता है, तो दिस चैनल इज़ बीइंग सजेस्टेड, ये चैनल की वजह से आप किसी भी ऐड को देख सकते हैं, आप कोई भी चीज़ सर्विस को जो है वो गेन कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को। तो ये प्रमोशन होती है कि जिस प्रमोशन की वजह से हम जो है अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, तो इसके अंदर प्रोडक्ट कैन बी, प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट का मतलब कोई भी चीज़, जिस तरह आप फर्ज कर लें कि आपके पास चाय बनाने वाली पत्ती है, तो उसको आप टेंजिबल यानी टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकती है। अब इनटेंजिबल प्रोडक्ट क्या है? अब देखें, जिस तरह फर्ज कर लें कि सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर भी प्रोडक्ट होता है, बनता है, तो ये इनटेंजिबल है। अब समटाइम्स दैट इज़ ऑफर्ड फॉर सेल, अब सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ होती प्रोडक्ट ऐसी चीज़ होती है जिसको आप ऑफर करते हैं सेलिंग पर्पज़ के लिहाज से, ताकि आप जो है वो अर्निंग कर सकें। तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, और एट द एंड हम उसको ऑफर भी कर सकते हैं किसी भी सेलिंग पर्पस के हवाले से या किसी भी सेलिंग के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कंज्यूमर गुड्स आर क्लासिफाइड, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का वर्ड जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर उसका मतलब है कस्टमर्स। तो कस्टमर जो गुड्स हैं वो क्लासीफाई करते हैं एज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है अपनी आसानी के लिए शॉपिंग एंड स्पेशलिटी। तो सिंपल ये आपका एक मेन जुमला है जो कि आपके हैंडआउट से उठा के उन्होंने दिया हुआ है। तो सिंपल इसका जवाब स्पेशलिटी आएगा, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, सिंपल आपने इसको एज इट इज़ याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, जो स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वेयर जहाँ पे कंपटीटर्स अपीयर होते हैं वो क्या कहलाती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये मैच्योरिटी स्टेज है। ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर हमारे जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है वहाँ पे कंपटीटर्स अपीयर होते हैं और हमने अपने कंपटीटर्स के साथ कम्पीट करना होता है, और जिसकी मदद से हमारी जो भी प्रोडक्ट है उसको या तो मार्केट मिल जाती है, यानी वो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दे देती है, या हमारी जो प्रोडक्ट है वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाती है। तो ये हमारे पास मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 18, expectations that specify the role of price is a frame marketing and strategic plans are, ऐसी expectations जो आप किसी भी रोल ऑफ प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह आप फर्ज कर लें एक मोबाइल की कंपनी है और मोबाइल जो है वो नई कोई भी नया कंपनी जो है वो मोबाइल ओपन करती है तो उसकी प्राइस 30,000 का रखी जाती है, लेकिन वहाँ पर आप जो है वो एक अपनी आस के मुताबिक या आप वहाँ पर आपने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई होती है जिसके मुताबिक आप एक्सपेक्ट करते हैं चूँकि मोबाइल कंपनी न्यू है ये 20,000 रुपये हमें देगी। तो इस तरह के स्ट्रेटजिक प्लान को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जहाँ पर प्राइसिंग की बात होगी, जहाँ पर हम ये बात करेंगे कि प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए थी और कंपनी ने कितनी ज़्यादा रखी है, तो उसको हम प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हम सेट करते हैं हाईएस्ट इनिशियल प्राइस इज कॉल्ड प्राइस स्किपिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। जब भी आप अपनी इनिशियल प्राइस को हायर रखते हैं ना, जिसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि एक नई कंपनी है मोबाइल की, तो उस नई कंपनी ने क्या किया, अपनी पहली प्रोडक्ट आके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लॉन्च कर दी, तो इसको हम कहते हैं, या इस कैटेगरी को हम कहेंगे ये प्राइस स्किमिंग है। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन इज यूज्ड व्हेन अ मैन्युफैक्चरर प्राइस one small bottle of a shampoo in a clear bag and hang it from the door of a house in a neighborhood। इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी सेल प्रमोशन है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर को प्लेस करेंगे एक स्मॉल बॉटल के अंदर शैम्पू की, और ये क्या होगा, ये क्लियर आपको कोई भी पैगाम दे रहा होगा। आप यानी आप ये कह लें कि आप जो है वो घर घर जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी प्रमोशन करते हैं। तो ये इस तरह की प्रमोशन होती है, वो सैम्पल होता है, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों के घर जाते हैं और लोगों के घर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी प्रोडक्ट्स को दे रहे होते हैं। तो इस तरह की प्रमोशन को हम कहते हैं ये सैम्पल है, यानी कि हम कहते हैं कि आप हमारा सैम्पल ट्राई कर लें, अगर लोगों को आपकी वो चीज़ पसंद आएगी तो लोग बाद में जाके मुख्तलिफ तरह के रिटेलर से, मुख्तलिफ तरह के जो भी स्टोर्स बने होंगे वहाँ जाके प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं ये सैम्पल है। क्वेश्चन नंबर 21, activities and processes used in marketing making a both tangible and intangible product is known as, ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे प्रोसेसेस जिनके अंदर हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ऑपरेशंस। ठीक है,
जहाँ पर आप टेंजिबल और नॉन टेंजिबल जो है वो मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, बाय करते हैं या क्रिएट करते हैं, उसको हम ऑपरेशंस का नाम जो है वो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, अंडर विच कॉस्ट फ्लो एजम्पशन इन द in the ending inventory composed of the earlier purchased merchandise, अंडर विच कोस्ट, किस कोस्ट के अंदर हम जो है वो फ्लो करेंगे एजम्पशन को एंडिंग इन्वेंट्री पे जो कि कंपोज होता है परचेज मर्चेंडाइज में। तो ये LIFO है, लीफो है। लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 23, प्रेफर्ड मेथड फॉर अचीविंग टोटली क्वालिटी इन प्रोसेस आउटपुट, प्रेफर करना किसी भी मेथड को ताकि हम टोटल क्वालिटी को जो है वो मेंटेन कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैं आपको आगे जाकर जब सब्जेक्टिव करवाऊंगा तो उसके अंदर आपको बताऊंगा। ये बात हमेशा याद रहे, आपको वीयू वाले जो है वो आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा से इस तरह के पूछ रहे होते हैं जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी है कि क्या आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्या हम क्वालिटी पे काम करेंगे या हम क्वांटिटी पे काम करेंगे प्रोडक्ट की, तो आपने वहाँ पे हमेशा क्वालिटी का जो है वो आंसर देना है, क्योंकि क्वालिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से, ठीक है। तो क्वालिटी इज़ मच इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट 1 लाख बना रहे हैं, यानी कि आप फर्ज के लिए मोबाइल कंपनी आप मोबाइल बनाते हैं, तो आपने वो मोबाइल जो है वो 1 लाख पीसेस बनाए हैं, तो ये क्वांटिटी है। लेकिन वो 1 लाख में क्वालिटी नहीं है तो आपका मोबाइल नहीं बिकेगा, तो इसलिए क्वालिटी पे आपने ज़्यादा काम करना होता है। तो ऐसा प्रेफर यानी ऐसा मेथड जिसमें हम जो है वो क्वालिटी पे ज़्यादा काम करते हैं, तो हमें क्या करता है, वो हमें हाई ट्रेंड और डिक्टेटेड इंस्पेक्टर्स रखने पड़ते हैं, यानी कि हमें जो है वो ऐसे एम्प्लॉयर्स को हायर करना पड़ता है जो हाईली ट्रेंड हो, जिसके पास एजुकेशन ज़्यादा हो और जो काम करने का तजर्बा जिनके पास ज़्यादा हो। नेक्स्ट है जनाब व्हाट इज़ डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा मतलब ये होता है कि आपने किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, यानी किसी भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हम डेटा हायर करते हैं। अब इसमें तमाम तर फैक्ट जो है वो कलेक्टेड होते हैं, तमाम तर डेबिट और क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन आती है, और आखिर में जो सेम थिंग है इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप ये कहते हैं कि अगर मुझे एक मोबाइल कंपनी बनानी है तो मुझे पहले देखना पड़ता है कि मार्केट में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा मोबाइल खरीदते हैं और किस कैटेगरी का, जिसकी रैम अच्छी हो, जिसकी रोम अच्छी हो, जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो, तो कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये तमाम तरह आप जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द डेटा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट स्केल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सिस्टम है या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि लार्जर स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर काम करता है? जब भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं फ्रेम प्रोसेस को और डिपार्टमेंट और जियोग्राफिक लोकेशंस को, तो ये इंटरप्राइज लोकेशन है। इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने ये इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज हो जी, प्रॉपर वो मैनेज भी होती है, उसके डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन का ख्याल भी रखा जाता है कि हमने इसको किस इलाके में किस मखसूस जगह पे जाके जो है वो प्लांटेड करना है। तो ये इंटरप्राइज रेजुलेशन प्लानिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 26, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज कैश एक्टिविटी रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड। ये बेसिक डेफिनेशन है, इसमें समझाने वालों की काम नहीं है। ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर आप अपनी कैश एक्टिविटीज़ की रिसिप्ट को और तमाम चीज़ों को जो है वो अकाउंटिंग पीरियड से गुजारते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इस डेफिनेशन को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग GAAP इज ट्रू। आपने ये बताना है कि GAAP के मुताबिक क्या ट्रू है। सबसे पहले GAAP होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम स्टैंड फॉर करते हैं जी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके मुताबिक जो है वो हम बॉडी को अकाउंटिंग नॉलेज में क्रिएट करते हैं ताकि तमाम द कंट्रीज़ के वर्ल्ड के डेटा को गैदर किया जा सके। फिर उसके बाद जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसको हम एब्रीवेट करते हैं जनरली, ये देखें वही बता रहा है कि जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, और आखिर में चेंज होता है ये, यानी हम इसको अप्रूव करवाते हैं मुख्तलिफ सेनेट के साथ। तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये ट्रू है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन का राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो MCQ है ये रिपीट हो गया, ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है, इसको आप स्किप कर लें। नेक्स्ट पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली ट्रू अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपने बताना है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी के मुताबिक जनरली क्या इसमें से ट्रू है। अच्छा, सबसे पहले लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी का मेन मकसद होता है उधार। जिस तरह से मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको जो है आप मुझे कोई भी चीज़ दे दें या एसेट्स दे दें, मैं आपको इन एसेट्स की पेमेंट 1 मंथ के बाद करूँगा। तो जो मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको इस एसेट की या इस टेबल की या इस AC की पेमेंट जो है वो 1 मंथ के बाद करूँगा, तो वो लाइबिलिटी है। तो वो आपको कह रहा है कि जनरली हमारे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहाँ पर होती है? जो सोल प्रो पार्टनरशिप है। सोल प्रो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो इंसान खुद रन करता है, जिसको हम शॉपकीपर कहते हैं, दुकानदार कहते हैं,
उसमें जो शॉपकीपर होता है उसका प्रॉफिट सारा अपना होता है, लॉस भी सारा अपना होता है। उसका जो एसेट्स हैं, एसेट्स हम कहते हैं कि फर्नीचर वगैरह को, दुकान का जो भी उसकी स्पेस वगैरह जगह आ जाती है, प्लेसेस आती है वो सारी, तो वो सोल पर पार्टनरशिप कहलाती हैं। तो अनलिमिटेड जो लायबिलिटी होती है वो सोल पर पार्टनरशिप के बिजनेस में होती है, जबकि पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड नहीं होती है, क्योंकि पार्टनर्स होते हैं तो वहाँ पर पार्टीशन हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 30, सिचुएशन व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट्स एक्सपोर्ट्स। जब आपकी इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। यानी कि यहाँ पर ये होती है कि जब आपके ने इंपोर्ट्स को एक्सपोर्ट से ज़्यादा कर दिया, यानी सिचुएशन में इस कंट्री को हम, या इस तरह की कैटेगरी में हम कहते हैं कि जो है वो ट्रेड सरप्लस है। यानी कि जब आपकी कंट्री इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है जी, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज बिलो। जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो किस ऑप्शन में बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है, तो वो है डायनामिक एंड चेंजिंग। यानी मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपकी मार्केट में चेंजिंग आती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम वाइज, अकॉर्डिंग टू डे वाइज और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वाइज। जिस तरह आप मोबाइल की एग्जांपल ले लें, पहले क्या था, पहले आपकी मोबाइल में जो भी रिक्वायरमेंट थी वो 2 GB रैम इनफ की जाती थी, लेकिन आजकल जो है वो 2 GB से बजाय 4 GB आ रही हैं, 6 GB आ रही हैं, 8 GB आ रही हैं, चूँकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो डायनामिक और चेंजिंग, यानी कि चेंज भी होता रहता है, और डायनामिक का मतलब होता है चेंज करना। तो ये आपके कुछ MCQ थे जो 12 दफ़ा रिपीट करवाए गए थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय अ कंपनी चेयरमैन बेस्ट रिफ्लेक्ट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आपने ये बताना है कि दिए के ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि कंपनी के चेयरमैन की तरफ से बेस्ट रिफ्लेक्ट किया जाएगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो ये वाला होगा, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड आवर बिजनेस। हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपने बिजनेस को टू मेक सर्टेन डैट वी सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। यानी कि हमने इस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइज करना है जिसके अंदर हम मेक करेंगे, जिसके अंदर हम सेटिस्फाई करेंगे अपने कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की ज़रूरियात को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो शेयर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा लेक्चर नंबर 46 भी आपका शामिल होगा आपके सिलेबस के अंदर, वो आपकी अनाउंसमेंट भी आई हुई है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ। आप MGT 211 लेक्चर नंबर 6 लिखिएगा, तो लेक्चर नंबर 6 लिखने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा ना वो इस तरह का आएगा जिस तरह मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब मैं ये आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता, बिल्कुल 2 वीडियोज़ हैं और यही लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, एक में 3 मिनट की है, दूसरी भी 3 मिनट की है। सिंपल आपने ये देख के जानी है। यहाँ से आपकी बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूछा जा रहा होता है। उर्दू में ये होगा, इसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना इसको, इसको सारा कुछ यहाँ से देख के जाना है। अब मैं प्ले नहीं कर सकता, मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम का इशू आ जाएगा। तो सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसको देख लें, इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको बताया है इसको पढ़ लें, हैंडआउट्स को ज़रूर पढ़ें। क्वेश्चन भी आपके बड़े आसान होंगे, मुश्किल नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन के लिए भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर मुझे टाइम ना मिला तो मैं आपके साथ करंटली पेपर इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये आपकी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।